मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश आईएएस में। चलिए ज्योमेट्री की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। ज्योमेट्री की क्लास में जो आज होने वाले हैं आपके, देख लीजिए। सर्वांग समता के बारे में, त्रिभुजों के सर्वांग समता के बारे में कुछ बताया जाएगा और बहुभुज के बाह्य कोण से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बताया जाएगा और पतंग यानी कि काइट के बारे में आपको बताया जाएगा और ट्रेपेजियम के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इस पर हम लोग आज स्टडी कर लेते हैं। प्रश्न अंत में आपको दे दिए जाएंगे, बीच बीच में मैं कुछ प्रश्न सोल्व करा रहा हूं, लेकिन बाद में जो है आपको एक साथ कुछ और प्रश्न दे दिए जाएंगे जिसे आप सॉल्व कर लेंगे तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले सर्वांग समता पर आते हैं। तो सर्वांग समता के जो आपके रूल हैं उस पर बहुत अंदर में नहीं जाऊंगा। इसमें पहला जो रूल है SSS ट्रिपल एस, दूसरा जो रूल है SAS, तीसरा जो रूल है ASA, चौथा जो रूल है RHS। ये चार रूल हुए। ट्रिपल A रूल नहीं है सर्वांग समता का, कॉन्ग्रुएंसी जो होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ए नहीं है, इसको स्पेशल कर रखिएगा। ठीक है, ए नहीं है। अब आया SSS, सर्वांग समता का सामान्य अर्थ अगर हम लोग बात करें तो पूर्णतः समान, हर दृष्टि से। क्लोन सुने हैं ना साइंस में, एक क्लोन्ड होता है। दो त्रिभुज जब क्लोन होते हैं तो उसे सर्वांग समता कहते हैं। मान लीजिए कि एक कागज को आपने कैंची से काटा, कटिंग किया, डबल कागज करके दो कागज आपने ले लिया और उसको कटिंग किया। जब आप कटिंग करके कोई भी आकृति में निकाल लीजिएगा तो दोनों जो है सर्वांग सम होंगे, एकदम समान हो चुके होंगे, क्योंकि एक के ऊपर एक रख करके काटे गए हैं। ठीक है, मान लीजिए दो त्रिभुज है ABC और DEF। ये दोनों जो है 4 सेंटीमीटर मान लीजिए ये है, ये 5 है, ये 6 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये 6। देखिए, एक साइड इसका एक साइड बराबर है, इसका एक साइड बराबर है, इसका जो तीसरा साइड है, इसका जो तीसरा साइड है वो भी बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जो हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा। यह थोड़ा सा ही ध्यान आपको रखना है, इसको थोड़ा सा चेंज मैं कर देता हूं। देखिए, EFD, EF कितना था, देखिए 5, FD कितना था 6, DE कितना था 4। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए या नहीं। ठीक है, इसमें अक्सर जो है आप लोग कक्षा 9 में जब पढ़े होंगे इस कंसेप्ट को तो कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन इसमें कंफ्यूजन का बात नहीं है। ये केवल उल्टा कर दिया गया है, या फिर इस ढंग से कर दिया जाए, या फिर इस ढंग से कर दिया जाए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेन है कि 5, 4 और 6 जो है, यानी कि 3 इसका भुजा और 3 इसका भुजा अगर समान है, ठीक है, तो जो पहला रूल मैंने बताया है ट्रिपल S, साइड साइड साइड, इसका फुल फॉर्म जो होता है भुजा भुजा भुजा, इसलिए SSS। ठीक है, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, उस रूल के अनुसार जो है त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम होगा। ठीक है,
अब इसको लिखने का तरीका क्या है उसको देख लीजिए। सर्वांग का जो है पहले सिंबल लिख लीजिए। बहुत सारे मैथ्स बनाने में आपके मदद करेंगे इस ढंग से। बराबर के ऊपर एक ऐसी आकृति आपको दे देनी, ठीक है। जब इस ढंग की आकृति आपके रहेंगे तो इसको कहा जाता है सर्वांग समरूप। फिर मैं बताऊंगा, ठीक है, बाद में। अभी सर्वांग को समझिए। एस 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 को पहले लिख लीजिए। कोई भी दो ट्रायंगल ले लीजिए, नाम दे दीजिए ABC, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। एक और ट्रायंगल ले लीजिए, चार सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए सर्वांग समता का रूल जो आपका लगेगा, देखिए AB इक्वल टू DE दिया हुआ है, ठीक है। BC दूसरा कर लीजिए, BC इक्वल टू EF, तीसरा AC इक्वल टू DF। यहां पर देखिए कौन सा रूल लगेगा इन चारों में, ये रूल लगेगा, साइड साइड साइड। एक ट्रायंगल के मैंने बताया था कि कुल 9 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 एंगल्स, 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स, ठीक है। इसमें से इन किसी भी दो ट्रायंगल के अगर 3 भुजाएं आपस में बराबर हों तो वो दोनों ट्रायंगल जो हैं सर्वांग सम होंगे, पूरी तरह से समान होंगे, है ना। यानी कि अगर उसको बैलेंस करके बैठाइएगा, अगर कागज का ट्रायंगल आप बनाए हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो है वो बैठ जाएगा। उसके अलावा ये और स्थितियां हैं, ठीक है। इस स्थिति के अनुसार क्या आपको लिखना है, ट्रायंगल ABC सर्वांग सम, ट्रायंगल DEF, ठीक है। यहां पर आप ध्यान दीजिए, AB का कितना वैल्यू था, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पहला दो देखिए, D का कितना वैल्यू था, 4 सेंटीमीटर। ये भी मिलना चाहिए क्योंकि नाम पर विशेष ध्यान रखा जाता है सर्वांग समता वाले में। BC, अब लास्ट दो का देखिए, BC 6 सेंटीमीटर, इसका देखिए लास्ट EF है, EF कितना है, 6 सेंटीमीटर, यहां भी मिल गया। अब बीच वाले को छोड़ दीजिए, AC DF, AC कितना है, 5 सेंटीमीटर, DF कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस ढंग से आपका नाम जो है सही हो। अगर आप लिख देंगे DEF का जगह DFE या FED तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नाम को विशेष ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ज्यामिति में नाम पर विशेष कर रखिएगा। अब दूसरे कॉन्ग्रुएंसी लॉ की ओर हम लोग चलते हैं, इसको आप समझ गए होंगे। यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना है कॉन्ग्रुएंसी में, सर्वांग में, कि नाम पर स्पेशल कर रखना है। सर्वांग में अगर नाम पर आप केयर नहीं रखेंगे तो पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा।
एस। दो कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका दो भुजा बराबर हो और एक एंगल बराबर हो, तब दोनों ट्रायंगल जो है सर्वांगसम होंगे। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि जो दोनों साइड है उन दोनों के बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, इसीलिए ए जो है बीच में है। ठीक है, देखिए ए बी सी, डी ई एफ, एक एंगल बराबर मैं कर देता हूं, आप भी कर लीजिए। ये दोनों चिन्ह जो दिया गया है इसका अर्थ है कि ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या आपका गिवन में लिखेंगे आप। ठीक है, गिवन में लिख लीजिए ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, इस एंगल का नाम क्या होगा, इसको बीच में रखना होगा। मैंने एंगल का नाम के लिए पहले ही बता चुका हूं, दोनों को बराबर कर दीजिए। ए बी सी या सी बी ए भी लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ। क्लियर। अब देखिए दो साइड हो गया एस एस और उनके बीच का एंगल हो गया ये दोनों, एंगल बी और एंगल ई। ठीक है, तो कौन सा जाएगा, ए कॉन्ग्रुएंसी रूल जाएगा। एस ए एस से ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम ट्रायंगल, यहां ध्यान रखिएगा कौन सा बराबर है, ए बी है, यहाँ नाम आप दिए हैं, यहाँ पर कुछ भी आप नाम दीजिए लेकिन उसके अनुसार उधर नाम देना है। अगर यहाँ ए बी रखे हैं शुरू में तो इसके बराबर कौन था, डी था ना, तो पहले डी लिखिए। फिर ए बी सी, बी सी के बराबर कौन था, ई एफ था, तो यहाँ ई के बाद एफ ही आएगा, ऐसे ऑप्शन भी नहीं था कुछ। उसके अलावा दूसरा जो आप देख लीजिए ए बी सी, बी एंगल जो है ई के बराबर है, बी बीच में होना चाहिए, यहाँ पर बी बीच में है, यहाँ पर ई बीच में है, दोनों सेम हो गया। ठीक है, इस ढंग से जो है आपका एस से एस को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं तीसरे रूल की ओर। ASA, इसमें क्या है, जब दो त्रिभुजों के दो एंगल और एक साइड बराबर होते हैं तो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल के अनुसार, कॉन्ग्रुएंसी मेथड के अनुसार दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम होंगे। लेकिन शर्त यही है कि दो एंगल के बीच का साइड बराबर होना चाहिए, दो बराबर एंगल के बीच का साइड बराबर होना चाहिए। डायग्राम से इसको समझ लीजिए। यहां देखिए इस एंगल को चलिए बराबर मान लेते हैं, केवल समझाने के लिए कर रहा हूं। दूसरा इस एंगल को एक बराबर मान लिया जाए। साइड किसको बराबर मानना है, दोनों एंगल के बीच जो साइड है, यानी कि जो दोनों एंगल को टच कर रहा है उसको बराबर मान लीजिए। ठीक है, अभी ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या होना चाहिए, यहां ध्यान दीजिए। ए बी इक्वल टू डी, और इस साइड को दोनों ओर से कौन सा बराबर एंगल, दोनों ओर से कौन सा बराबर एंगल अवस्थित है, तो एंगल बी एस सी या सी ए बी कुछ भी लिख सकते हैं।
BAC बराबर एंगल EDF। एंगल ABC एंगल DEF। अब इस दोनों को एंगल को बराबर दिखा दीजिए, गिवन यहां लिख सकते हैं जो हमने माना है। ABC इक्वल टू एंगल DEF। इस ढंग से जो कंग्रुएंसी रूल यहां लगेगा, दो बराबर एंगल के बीच एक बराबर भुजा, दो त्रिभुज में आपका मिलेगा तो ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ठीक है, ये आपका हुआ तीसरा कंग्रुएंसी रूल। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार लीजिए। अब जो लास्ट कंग्रुएंसी रूल है उसको देखिए, ये पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, RHS। ठीक है, जब दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ये हुआ, दो समकोण त्रिभुज में, स्पेशली बोलिए, केवल ट्रायंगल नहीं, दो समकोण त्रिभुज में एक तो समकोण त्रिभुज है तो एक 90 डिग्री होगा ही, दोनों बराबर हो गया। एक हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज विकर्ण। ठीक है, जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले साइड को कर्ण या विकर्ण की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, H से इसको डिनोट किया जाता है। अगर विकर्ण को आप हटा देते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में, तो दो भुजाएं और बचती है। ठीक है, एक भुजा जो है लंब कहलाता है और दूसरा भुजा जो है आधार। अगर इसको आप लंब बोलते हैं तो ये आधार कहलाएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इसी को लंब बोलना है। ठीक है, त्रिभुज का कंडीशन के अनुसार देखा जाता है कि कौन लंब है और कौन आधार है। तो अगर यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, विकर्ण हुआ, कर्ण भी बोलते हैं इसको, विकर्ण को। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं यहाँ पर करना है। और इन दोनों में से कोई एक भुजा बराबर अगर है किसी भी त्रिभुज का, 90-90 बराबर है, HH बराबर है, और ये भुजा बराबर हो या फिर ये दोनों भुजा बराबर हो, तो RHS कंग्रुएंसी रूल जो है आपके लगेंगे। ठीक है, और RHS के अनुसार जो है दोनों त्रिभुज जो है कंग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन में आपको जो लिखना है, इसको बराबर चलिए मान लेते हैं। अभी इस दोनों ट्रायंगल के लिए दोनों नाम सेम हो गया है, इसको चेंज कर लीजिए, DEF। यहाँ AB RHS पहले जो है राइट एंगल, इसके लिए क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री, समकोण। राइट एंगल का अर्थ है समकोण। पहले इसको कर लीजिए, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF। एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF बराबर 90 डिग्री, बराबर होंगे ये दोनों। ठीक है, एंगल AC इक्वल टू एंगल DF, दोनों जो है आपके कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, साइड, सॉरी, AC इक्वल टू DF, दोनों जो है कर्ण है, विकर्ण है। ठीक है, दूसरा भी मिल गया। एक साइड को हमने माना था, इस साइड को एक एंगल बराबर हो गया, एक कर्ण बराबर हो गया, RH पूरा हो चुका है, S AB बराबर D।
इस साइड में चला जाएगा भुजा, तो RHS कॉन्ग्रुएंसिस से, RHS से क्या होगा, ट्रायंगल ABC सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ठीक है, अच्छी तरह समझ गए होंगे अब आप लोग। ये था आपका चौथा। इसको अच्छी तरह समझिए, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, खास करके नाम को अच्छी तरह से लिखने सीखना है। अगर कोई भी आप कॉन्ग्रुएंसी के रूल को आप लगाते हैं तो नाम किस ढंग से लिखा जाए वो बहुत जरूरी है। ठीक है, वो क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। कुछ प्रश्न बना लीजिए। एक ट्रायंगल ले लीजिए ABC, दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए DEF, यहां पर मैं दे देता हूं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और इसका 3 सेंटीमीटर। यहां दे देता हूं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखिए, तीन भुजा तो आपस में बराबर है, यानी कि AC बराबर DE है, BC बराबर DF है, AB बराबर EF है। ठीक है, तो ये आपका तीन भुजा तो इससे जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन मेन समस्या है नाम लिखने में। ठीक है, आखिर कौन कौन कॉन्ग्रुएंट होगा, 4 ऑप्शन आपका रहेगा, अलग अलग नाम दे दिया जाएगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DFE, EFD, इस टाइप से आपका 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो उसमें उत्तर जो होगा सिर्फ एक ही होगा, और सटीक उत्तर जो होगा इधर बता चुका हूं कि इधर के लिए टेंशन नहीं लेना है। इधर पहले लिख दीजिए सिंपल, जो भी नाम आपको लिखना है ABC। यहां SSS से है ट्रायंगल ABC सर्वांगसम। AB कितना है देखिए, 4 है, यहाँ 4 कौन है, EF है। तो ट्रायंगल देखिए FE भी हो सकता है, लेकिन आप शुरुआत किसी से भी कर सकते हैं, EF से या FE से। ठीक है, अब EF हो गया 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिल गया AB और EF। अब देखिए BC कितना था, BC 5 है। अगर हम F के बाद D ही लिखना है, D लिखते हैं तो क्या FD 5 है? अगर FE लिखे रहते तो हमको मिटाना पड़ता, लेकिन EF लिखे तो मिटाना नहीं पड़ा, तो F के बाद D लिखिए। अब देखिए EF कितना हुआ, EF 4 सेंटीमीटर और FD 5 सेंटीमीटर। FD के सामने देखिए ठीक BC है, BC कितना है, 5 सेंटीमीटर मिल जा रहा है। बीच वाले को छोड़िए, AC और ED चेक कीजिए मिल रहा है कि नहीं, AC 3, ED 3, तो ये नाम सही है। दूसरा नाम लिख करके देखिए तो वो सर्वांगसम होगा या नहीं। FED जैसे आप लिख करके देखिए, वो भी तो नाम है इस ट्रायंगल का, ये नाम लिख दिए। चलिए मान लीजिए चेक कर रहे हैं इसको, है ना। अब देखिए AB कितना है, 4 सेंटीमीटर, FE कितना है, 3 सेंटीमीटर। गलत हो गया, ठीक है, गलत हो गया ना, तो ये भी ऑप्शन में रहेगा। दूसरा पे आप एक लिख करके देखिए कि ये सर्वांगसम होगा कि नहीं। DEF, ये भी तो नाम है उसी ट्रायंगल का। अब देखिए AB कितना है, 4 सेंटीमीटर, D कितना है, 3 सेंटीमीटर। गलत हो गया, तो फिर सारा जो है अपने अपने स्थान पे इससे तुलना करके देखिएगा। 4 ऑप्शन आपका रहेगा, 4 ऑप्शन में कौन आपका होगा, इस सारे के लिए अप्लाइड है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को केवल ध्यान में रखिएगा। ये पहला क्वेश्चन उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और दे देता हूं RHS के लिए, इसको आप चेक करेंगे। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का नाम क्या होना चाहिए? बदल देता हूं इसका डायरेक्शन, जो एग्जाम में आ सकता है। नाम को भी थोड़ा बदल देता हूं, ठीक है। ये आपका बराबर है, ये आपका ये चिन्ह ही 90 डिग्री है। कभी भी ये चिन्ह रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, समझ जाइएगा ये 90 डिग्री। इसको मैं बराबर कर देता हूं एक, इसका EF और BC। सबसे पहले गिवन लिख लेना है आप लोगों को, उसके बाद डिसीजन लेना है। RHS में ट्रायंगल ABC किसके, उस ट्रायंगल का नाम लिखना आपको है जो ट्रायंगल ABC के कन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम। तो नाम लिखने में आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस ढंग के क्वेश्चंस फिर बाद में दिए जाएंगे। फिलहाल इस दोनों को एक मैंने बता दिया, इसको फिर से बना लीजिएगा। ये था कन्ग्रुएंसी। अब बहुभुज से चलिए पॉलीगॉन। बहुभुज माने दो से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है। चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षडभुज हो या अष्टभुज हो, आगे का जो भी भुजा वाला हो सारा बहुभुज कहलाते हैं। तो बहुभुज दो तरह का हो सकता है। एक समबाहुभुज जिसकी सारी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। दूसरा विषम बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, उसका कोई गारंटी नहीं है। समबाहुभुज जैसे वर्ग, समषडभुज, ठीक है, समषडभुज, समचतुर्भुज। विषम बहुभुज में जैसे आयत हो सकता है या कुछ अजीब टाइप का आकृतियां हो सकते हैं, जिसका सारी भुजाएं जो हैं अनबैलेंस है, बराबर नहीं है। ये दो टाइप के हो सकते हैं। तो मेन जो आपका प्रश्न बनता है मुख्य रूप से वो समबाहुभुज से बनता है। ऐसे एक रूल आप याद रखिएगा, चाहे समबाहुभुज हो या विषम बहुभुज हो, अगर बाह्य कोण का टोटल आप करते हैं तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। बाह्य कोण जो होता है आपका, उसको समझ लीजिए, मैंने त्रिभुज के मामले में बताया था। ये जो होता है बाह्य कोण हो गया, ठीक है। ये हमेशा रैखिक युग्म बनाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि 180 में माइनस कीजिएगा बाह्य कोण को तो अंदर का कोण निकल जाएगा, ठीक है। चाहे कोई भी बहुभुज हो, सभी का बाह्य कोण का जो होगा बहुभुज के, चाहे ये बहुभुज हो विषम या सम, बाह्य कोणों का योग टोटल जो आपका हुआ 360 डिग्री होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अगर एक स्क्वायर ले लेते हैं, समबाहुभुज है, आयत भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए भी इसके लिए भी। इसका बाह्य कोण को निकालने के लिए लाइन को बढ़ा दीजिए, इस लाइन को भी आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 90 90 90, ठीक है। कितना कितना होगा ये, क्योंकि स्क्वायर का अंदर का 90 90 90 डिग्री होता है, तो ये 90
ये 90, ये 90, ये 90। तो चारों को जोड़िए, जोड़िए 4 से गुना कर दीजिए, 360 डिग्री आएगा चारों को जोड़ने से। तो हो गया बाह्य कोण का योग 360 डिग्री। ये कंसेप्ट जो है कई प्रश्नों को बनाने में मदद करता है। कैसे मदद करता है देखिए, इसको विशेष ध्यान रखिएगा, इसी से बन जाएगा। खास करके समबहुभुज वाले में प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में। जैसे कहा गया है, क्वेश्चन लिख लीजिए, एक षडभुज, समषडभुज कर दीजिए, एक समषडभुज के बाह्य के एक बाह्य कोण का मान कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। अभी मैंने बताया कि टोटल कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स, एक्सटर्नल एंगल्स, बाह्य कोणों की टोटल कितने होते हैं 360। तो एक एंगल का कितना होगा, टोटल कितने हो गए षडभुज में 6 भुजाएं होती है ना, ठीक है। और सम है माने सारे समान होंगे, तो टोटल 6 बाह्य कोण होंगे, 6 एक्सटर्नल कोण होंगे। तो टोटल तो एकदम फिक्स है। उधर इधर भले ही आपका बाह्य कोणों की संख्या बदलते रहे, लेकिन बाह्य कोणों का योग जो है फिक्स है। तो करना बस इतना है जितना दिया हुआ है। अगर षडभुज है तो 6 से भाग दीजिए, अष्टभुज है तो 8 से भाग दे दीजिए, चतुर्भुज है तो 4 से भाग दे दीजिए। चूंकि समान है इसलिए सीधा सीधा भाग देने से निकल जाएगा। अगर समान नहीं रहता तो ये अप्लाइड नहीं होता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। तो कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। एक षडभुज को आप बना लीजिए, समषडभुज को। अब यहां देखिए, बढ़ा दीजिए इसको, सारे लाइंस सारे भुजाओं को एक एक बार जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है। टोटल कोण जो आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल हुए 6। इस सारे का वैल्यू कितना होता है समषडभुज में 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ओके। ये सारे 60 हो गए। अब अगर पूछा जाता है कि षडभुज के एक आंतरिक कोण का क्या वैल्यू है, सारा तो सेम होंगे, अंदर के भी सारे जो 6 कोण हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, वो सारा सेम होंगे। तो अंदर का अब कितना वैल्यू है, तो इस ढंग से आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया रैखिक युग्म होते हैं, यानी कि एक ही रेखा पे अंदर के भी कोण बन रहे हैं और बाहर के भी बन रहे हैं। तो अगर ये 60 हुआ तो 180 में घटा दीजिए 120, ठीक है। अब कंफ्यूजन खत्म कि एक षडभुज में आंतरिक कोण कितना होता है 120। इसी कंसेप्ट से निकल गया, सारा 120 है। ये दूसरा चीज भी आपको जानकारी मिली है, ठीक है। बाह्य कोण पहले निकला, फिर आंतरिक कोण भी निकल गया। अब अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक षडभुज में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, ठीक है,
आंतरिक बाह्य कोणों का योग तो फिक्स है, चाहे कोई भी बहुभुज रहे, सम बहुभुज रहे, विषम बहुभुज रहे, 360 डिग्री। यही होता है कि सम बहुभुज में सारा जो है आपका समान होता है, जितना भी डिग्री होता है, लेकिन विषम बहुभुज में सारे जो है फिक्स नहीं होंगे। जैसे ये सम बहुभुज है तो सारा 60-60, लेकिन विषम बहुभुज में फिक्स नहीं होंगे। अब अंदर का आप निकाल लिए आराम से, 60-60 माइनस करके 180 में, ठीक है। अब इनका टोटल योग कितना होता है वो भी पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो इसका सम कितना होगा, तो 120 कितना है, 6 तो है, 720 डिग्री। ये भी उसी कंसेप्ट से तीसरा जानकारी मिला, ठीक है। लेकिन इस ढंग से आपका नहीं आता है प्रश्न कि 720 देगा, समकोण में आता है ना। कितने समकोण होते हैं अक्सर ये पूछ दिया जाता है, तो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। 1 डिग्री 90 डिग्री में कितने समकोण होते हैं, कितने राइट एंगल होते हैं, एक समकोण। 1 डिग्री में 1/90, यूनिटरी मेथड निकाल दीजिए। इसीलिए 720 डिग्री में 1/9 इंटू 720, 1/90, सॉरी 90 होगा, तो 8 समकोण। एक समषटभुज में कितने समकोण होंगे, आंतरिक कोणों का योग 8 समकोण, बाह्य कोणों का योग 4 समकोण फिक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है इसको आपको फिर से बनाना है, इसको अच्छी तरह से एकदम समझिए। इससे बहुत सारे प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में रहेंगे, चाहे सेंट्रल एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, या आईएएस के सीसैट पेपर हो, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बाह्य कोण का कितना, यहां से जो आपको निकालना है बाह्य कोण, एक बाह्य कोण अगर आपका षटभुज का निकालना है, समषटभुज का, एक आंतरिक कोण, आंतरिक कोणों का योग निकालना है आपको। जो मैंने बताया है वो इसके लिए अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, बाकी के लिए अपने आप हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन मैं बाद में दे दूंगा। सभी आंतरिक कोणों का योग, ठीक है, यहां सभी लगा दीजिएगा। में योग जो आपको निकालना है डिग्री में भी निकालना है और समकोण में भी निकालना है। 90 से डायरेक्ट भाग दे सकते हैं समकोण में निकालना, जैसे 720 आया था, 90 से भाग दीजिए, 8 समकोण हो गया। इस षटभुज के लिए आप निकाल लेंगे, सेम चीज जो है सम पंचभुज के लिए आपको निकालना है। ये दो अभी कीजिए, सम पंचभुज 360/5 कीजिएगा, है ना, बाहरी का एक कोण निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। 360/5 उसमें कीजिएगा, बाकी सेम प्रोसेस, ये दो का भी निकालिए, उसके बाद ये कंसेप्ट जो है आपका पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्लास थोड़े लंबे हो रहे हैं इसलिए इन दोनों को मैं रोकता हूँ, केवल डेफिनेशन आज बताना था, इससे भी इसको फिर चतुर्भुज के साथ करा दूंगा, जो चतुर्भुज के प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। आप लोग पहले कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, मैं फिर अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपका कंफ्यूजन जो है पूरी तरह से दूर हो जाएगा। जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ या भविष्य में लूंगा, वो किस तरह से अप्लाइड होते हैं, परीक्षाओं में आते हैं, वह भी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। अब हमसे जुड़े रहें, ठीक है, बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त होंगी धीरे धीरे। धन्यवाद।